हाँ जी सर। मनकीरत जैसी, ठीक है। फायदा तो है, गेटिंग यूज्ड टू पॉइंट है, इवेंचुअली तो वर्क करेगा। ओके, मैंने जो क्वेश्चन दिया था तो सबसे पहले तो उसके आंसर्स क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चों लिखो सारे, क्या आंसर्स आए आपके? आप लिखो। ये करना है ना, यहाँ बता रहा हूँ ऑनलाइन यहाँ बता रहा हूँ। हमारा बताया नहीं है। इसमें बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आता है I0 इंटू रूट 7/12। सेकंड का आता है आई थिंक I0/√3, है ना। थर्ड का आता है I0/2 और फोर्थ का आता है अगेन I0/2। ठीक है, सबको समझ आ गया? आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ को कैसे यूज करना है। इस केस में क्या करोगे? मतलब यहाँ पे आप ग्राफ को डायरेक्टली यूज कर ही नहीं सकते, मतलब यहाँ पे एरिया की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, आपको क्या करना पड़ना था, ग्राफ से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आप ग्राफ से आई की इक्वेशन बनाओगे और उसको फिर इंटीग्रल में डाल के उसको सॉल्व, ठीक है ना। ग्राफ को सिर्फ इनडायरेक्ट वे हो गया इक्वेशन देने का या कंफ्यूज करने का, क्या कि आप की ग्राफ दिखता है तो आप कुछ ऐसी गलती कर दो कि एरिया कैलकुलेट कर दो या एरिया का स्क्वायर ले लो या कुछ भी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपको उससे एक्सप्रेशन लिख के उसे इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, समझा? तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे और उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस थिंग क्लियर फॉर? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एसी। देखो बच्चों क्या होता है, हमने ये तो समझ लिया था कि एसी क्या है, इसमें अल्टरनेट करंट प्लस माइनस हो रहा है, करंट क्या होगा। एनी आइडिया टिपिकली मतलब उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहती होगी जो हमारे घर पे आती है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेती होगी वोल्टेज क्या करंट? इट इज 50। एसी की फ्रीक्वेंसी इज 50 साइकिल्स पर सेकंड, व्हिच इज अ ह्यूज वैल्यू। ठीक है, मतलब जो करंट या वोल्टेज है वो बहुत ही फास्ट फ्लक्चुएट करती है। क्या ये बात समझ आती है? तो अगर एक बार हम सोच के देखें, मान लो हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, अमीटर है, लेट्स से हमने अमीटर को लगा दिया एसी में, तो क्या होना चाहिए? एक मिनट के लिए पहले तो केस मानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है, तो अमीटर की नीडल को क्या होगा फिर?
फिर तो वो अमीटर की नीडल ऐसे 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 मतलब फ्लक्चुएट करती रहेगी, ठीक है बस। तो अब बच्चों मान लो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे इमेजिन करो कि मैंने अपने हैंड के ऊपर ऐसे पेंसिल रखी, ठीक है, मैं फिगर से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऐसे कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक मास एम रखा हुआ है हमने, और हम उस प्लेटफॉर्म को ऊपर नीचे करना शुरू कर देते, ठीक है। अगर तो मैं प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो मास भी उसके साथ ऊपर नीचे होगा, करेक्ट। अब मान लो मैं एक केस लेता हूं जहां पे मैं प्लेटफॉर्म को रैपिडली ऊपर नीचे करना शुरू कर देता हूं, ठीक है, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस मास एम को क्या होगा सोचते देखो। क्या आप ये सोच पा रहे हो कि वो मास एम जो है वो अपनी जगह पे रह जाए? क्यों? क्योंकि इसको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। जितनी देर में मास एम को समझ आएगा कि भाई हाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको नीचे जाना है, उतनी देर में क्या होगा, वापस प्लेटफॉर्म वहीं आ जाए। क्या सारी ये बात सोच पा रहे हो? ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज डन इन शॉक एब्जॉर्बर्स। जैसे कार के अंदर शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्बर की जो बेसिक वर्किंग जो होती है, अगर आप सोचो मतलब जो उसका सबसे सिंपल मॉडल होता है शॉक एब्जॉर्बर का, वो ऐसे होता है कि मास एम, बीच में स्प्रिंग, और ये ऐसे टायर, ठीक है। तो जब हम शॉक एब्जॉर्बर डिजाइन करते हैं, स्पेशली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, तो हम उसमें क्या लॉजिक लगाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, ये शॉक मतलब आप करंट वाला नहीं, झटका, रोड पे झटका, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टायर है जब ये रोड पे जाएगा, रोड पे खड्डे हैं तो ये टायर हिलेगा। हम क्या चाहते हैं एज मतलब इंजीनियर, हम चाहेंगे कि ये नीचे वाला टायर हिले लेकिन ऊपर वाला मास एम ना, यही चाहिए। इसका क्या तरीका होगा बताओ? अगर आप ध्यान से सोचो कि एक तरीका तो ये है कि मैं कहूँ कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है वो मैं बहुत बड़ा ले लूँ। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के बहुत बड़ा ले लेंगे तो ऐसा होगा कि स्प्रिंग हार्डली मूव करेगा, या ऐसे कह लो, चलो स्प्रिंग कांस्टेंट के पे भी नहीं जाते, हम ऐसा चाहे कहते हैं कि हम ये चाहेंगे कि इस सिस्टम की जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बनेगी स्प्रिंग की, वो बहुत ही छोटी सी बनी चाहिए ताकि वो जो मास एम है वो ऑलमोस्ट मूव ही ना करे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि बहुत ही ज्यादा हो जाए, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी क्या होगा, तो भी वो इतना फास्ट वाइब्रेशन है कि मास एम को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं, तो मास एम वहीं का वहीं है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, ऑनलाइन ये बात क्लियर हो गई। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अगर हम अपना डीसी मीटर या गैल्वेनोमीटर जो भी, उसको हम एसी सर्किट के अंदर लगा दें तो वो उस एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि जो हमारी नीडल है वो मूव ही नहीं करती, नीडल को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये बात समझ आ रही है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नीडल रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो नीडल क्या शो करती रहेगी, जीरो करंट शो, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद रख लेते हैं कि भाई जो नीडल है वो एवरेज करंट या फिर एवरेज वोल्टेज शो करती है, ठीक है, जो कि वैसे कहना गलत है, कोई मैथमेटिकली नहीं हमने प्रूव किया कि वो एवरेज शो कर रही है, सिर्फ शॉर्टकट है। असली में क्या रीजन है आप समझ गए क्यों जीरो शो कर रही है, कि नीडल को रिएक्ट करने का टाइम है, ठीक है। तो व्हिच मींस कि जो हमारे पुराने वाले डिवाइसेस थे वो तो एसी में काम नहीं आ रहे, हमें कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। पुराने वाले डिवाइसेस तो एसी के अंदर क्या करेंगे, जीरो रीडिंग शो, इज दिस थिंग क्लियर? तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं।
बजे वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि जैसे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा एसी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो वो हमें कौन सी वैल्यू दे? आरएमएस, है ना? हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहेंगे जो हमें आरएमएस दे दे, क्योंकि हमने समझा था कि हम आरएमएस की यूज करते हैं हर जगह। सबको बात समझ आती है? सबको ये समझ आ गया कि एसी के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स तो काम नहीं करें। तो जो एसी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। एज द नेम सजेस्ट, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं? दे मेजर द पावर ऑफ हीट जो मतलब सर्किट है रिलीज। हीट का फायदा क्या है? पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, करंट हीट तो रिलीज होगी। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, हीट किस पे डिपेंड करती है? आई स्क्वायर। हीट आई पे डिपेंड करती है, तो आई स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, करेक्ट? तो उसके बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं। अभी आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या होता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? तो देखो सब क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं कि हीट या फिर पावर को मेजर कर लेते हैं और उससे वोल्टेज या फिर करंट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? ठीक है, जैसे बच्चों मान लो मेरा जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है और उसमें एक करंट जा रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन। ठीक है, अब जिस पर्सन ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा उसको तो आर पता होगा। वंस अगेन हम टेक्निक बनाना चाह रहे हैं कि कैसे इस करंट से हमारा इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू मेजर करे। बताओ व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल? कैसे निकालोगे? इंटीग्रल ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आई स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम 0 to t। इसमें कोई डाउट? अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, विदाउट इवन सॉल्विंग, व्हाट इज दिस? अगर मैं r को बाहर निकाल दूं तो ये इंटीग्रल क्या है? कंपेयर इट विद आरएमएस, isn't it nothing but r into I RMS square into t? ध्यान से देखो, आई आरएमएस निकालने के लिए क्या किया था? इसी का तो इंटीग्रल किया था, इसका रूट लिया था। आई आरएमएस क्या था? दिस इंटीग्रल अपॉन टी का रूट, है ना? आ गया सबको समझ में? तो अब आप ये सोचो बच्चों, जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसको आर पता है, ठीक है, उसको टी भी पता है। टी तो फिक्स है कि भाई हमारे को पता है कि अगर 50 साइकिल्स है बनेगा तो उसका भी टाइम पीरियड पता है कि बात। तो उसने बस अपने इंस्ट्रूमेंट की क्या प्रोग्रामिंग करनी है?
कि भाई हीट मेजर करो। हीट भी डायरेक्टली नहीं मेजर होती है आइडियली। हीट कैसे मेजर होती होगी कि कोई वायर है उसका टेम्परेचर चेंज टाइप्स, उस पे एमसीडीटी लगा के टाइप्स निकल आता होगा कि कितनी हीट एमिट हुई है ना। तो एक बार वो हीट आ गई तो IRMS के लिए क्या करना पड़ेगा उस मैन्युफैक्चरर को, जो भी वहां चिप लगेगा या कुछ लगेगा, उसने करना है कि भाई √H/RT कर दो। ठीक है, ये आराम से किया जा सकता है। यू हैव मेनी डिवाइसेस इन द सर्किट जो ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्वायर करना है, कुछ भी करना है, ये हम बना देते हैं। तो बस इससे हमारे पास सीधा RMS का। क्या ये बात सबको समझ आई? ठीक है, आप ये समझ पा रहे हो बच्चों कि हमने हीट का ही क्यों यूज किया मेजरिंग डिवाइस? क्यों? एक बात तो बच्चों ब्रॉडली ये थी कि हीट तो प्रोड्यूस होगी होगी, चाहे पॉजिटिव साइकिल है चाहे नेगेटिव साइकिल है। और रीजन बेसिकली हीट का फॉर्मूला में भी सीधा आरएमएस का ही रोल आ रहा था, I² आ रही था। आई बात समझ है ना? तो वो सीधा ही आपको आरएमएस दे रहा था, तो वही हमें चाहिए। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अब मुझे ध्यान से सोचकर बताओ, अगर मैं यही हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डीसी करंट में डालूं तो क्या होगा? बोलो भाई। कांस्टेंट करंट है, मान लो I नॉट ऐसा है ना, I इक्वल टू I नॉट। तो वहां पर ऐसा ये सेम प्रिंसिपल वाला इंस्ट्रूमेंट अगर हमने लगा दिया तो क्या होगा? मतलब क्या कोई वो रेटिंग देगा या नहीं? दे देगा। क्यों? डीसी भी तो हीट प्रोड्यूस तो कर ही रहा है ना? हीट तो चाहे एसी है चाहे डीसी है, क्या फर्क पड़ता है? और डीसी के लिए भी हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला तो वही I² आ रही है, राइट? तो अगर हम कोई भी टाइम टी ले लेंगे डीसी में, कोई भी टाइम टी में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी डीसी में? हीट क्या होगी? I² R × T। तो अगर वही इंस्ट्रूमेंट इसका सेम वो लगा देगा रिजल्ट, तो क्या आ जाएगा? डीसी करंट की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ? तो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली होगी। ऐसे सोचते हैं कि दो तरीके के मेजरिंग डिवाइसेस हैं, एक है डीसी मेजरिंग डिवाइसेस, एक है एसी मेजरिंग डिवाइसेस। डीसी मेजरिंग डिवाइसेस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? गैल्वेनोमीटर, टॉर्क लगेगी, नीडल रिफ्लेक्ट करेगी। एसी मेजरिंग डिवाइसेस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हीट प्रोड्यूस। ठीक है, डीसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स एसी को मेजर नहीं कर सकते, राइट? लेकिन एसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स डीसी को भी मेजर कर सकते। ये बात सबको बिल्कुल क्लियर हो गई एकदम परफेक्टली? इसका रीजन क्या है? तो ये लिख लो कि hot wire instruments can measure DC as well.
समझ आ गया? तो अब बच्चों हमें ये समझ आ गया है कि एसी होता क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, और हमें ये भी समझ आ गया है कि सर्किट के अंदर एसी को मेजर कैसे करना है। एंड प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि एसी विल ऑलवेज गिव यू आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब हम बच्चों ये पढ़ेंगे कि सर्किट के अंदर जब हम, जैसे हमें पता है कि डीसी के साथ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का क्या रोल होता है। अब हम सिमिलरली ये पढ़ेंगे कि एसी सर्किट के अंदर अगर हम रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर लगाते हैं या उनका कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो क्या, मतलब सब कुछ पहले वाला पढ़ना है, वही किरचॉफ है, सब कुछ है, बस फर्क ये हो गया कि अब आपका करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो ऐसे साइन हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले एक सिंपलेस्ट केस करते हैं, रेजिस्टर इन एसी, ठीक है। जो इसका सर्किट बन जाएगा इस तरीके से, एक मिनट ड्रॉ कर लो, तो एक माइनर सा चेंज है, बताओ क्या चेंज है ड्रॉ करके। बताओ क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है बच्चों वोल्टेज सोर्स। अभी तक हम वोल्टेज सोर्स को बैटरी से निकालते थे ना, तो लाइन्स लगा दी बड़ी छोटी। एसी का जो सिंबल होता है वो चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, वो सिंबल यही होता है। बेसिकली हम एक सर्कल सा बनाते हैं और उसके अंदर एक साइन कर्व दिखाते हैं, ठीक है। दिस शोस की सर्किट के अंदर एसी है, वो करंट भी हो सकता है, वो वोल्टेज भी हो सकता है, तो उसको हम नीचे स्पेसिफाई करते हैं। There is no other way. We have to specify below it कि it is because of इसका expression कि equal to not sin होगा। अब बच्चों एक और आप बात रियलाइज करोगे कि बैटरी में तो पोलैरिटी फिक्स थी कि हमने एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, एक तरफ नेगेटिव कर दिया। एसी में तो चेंज ही होती है, ठीक है। तो पोलैरिटी की यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती एसी में। हम बस, हमने जिस इंस्टेंट पे लिखना होता है, हम उस इंस्टेंट के लिए कोई भी एक मान के अपनी किरचॉफ, ठीक है। जैसे मैंने इस फिगर के लिए ये मान लिया कि चलो मैं जिस इंस्टेंट पे लिखने लगाऊं उस इंस्टेंट के लिए लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है टर्मिनल है, राइट साइड पे नेगेटिव। सबको ये समझ आ गया कि सर्किट के अंदर एसी के सिंबल पे क्या फर्क है। ओके, अब बच्चों यहाँ लिख दो किरचॉफ और बताओ इस सर्किट के अंदर कितना करंट आ रहा है। किरचॉफ में कोई चीज नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। कुछ भी नहीं करना, एक स्टेप तो है सीधा। इसलिए सब ना क्या लिखोगे आप बताओ। E नॉट sin ओमेगा t माइनस IR इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ये बन जाएगा, यहां से करंट क्या बन गया, E नॉट बाय R sin ओमेगा t। यहां से हमें क्या पता चल गया बच्चों कि भाई अगर आप एक सर्किट के अंदर एसी वोल्टेज अप्लाई करते हो और रेजिस्टर लगा हुआ है तो सर्किट के अंदर जो करंट आएगा वो भी है एसी करंट आएगा, राइट। और आप देख सकते हो कि करंट और वोल्टेज का बिल्कुल वही रिलेशन है जो डीसी में था।
कि करंट क्या होता था, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी सीधा सीधा बस वोल्टेज वेरिएबल है तो बोला कि करंट भी वेरिएबल हो गया और कोई चेंज नहीं आया। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो we can also write it as हम E naught by R को ऐसे लिख देते हैं as some I naught, तो I is equal to I naught sin omega t, where what is I naught? It is some E by R. Okay, so the main point to understand over here is बिल्कुल same जैसा DC में था, रेजिस्टर का रोल भी बिल्कुल वैसा है। ठीक है, अब बच्चों अगर आप एक बात देखो कि ये जो कोफिशिएंट है, मतलब जो वोल्टेज में था sin ओमेगा t, करंट में भी बिल्कुल सेम sin ओमेगा t, इसको क्या बोलते थे याद करो, फेज में या एसएचएल में भी क्या होता है, अगर सेम ही आ गया sin ओमेगा t sin ओमेगा t, क्या बोलेंगे, क्या सेम है, फेज से कि जो फेज, फेज का मीनिंग क्या होता है याद करो, एंगल, जो भी साइन का कोफिशिएंट है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो फेज वोल्टेज का था वही सेम फेज करंट है, या ऐसे बोलते हैं कि रेजिस्टर में फेज के अंदर कोई चेंज नहीं प्रोड्यूस, एनी डाउट बच्चों? तो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि देयर इज जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। आप बच्चों बताओ ऐसी चीज आपने पहले कहाँ लिखी थी, किन क्वांटिटीज के लिए लिखी थी? बिल्कुल ऐसी सिमिलर लाइन लिखी होगी आपने कहीं, क्वेश्चन में की होगी या कुछ ना कुछ ऐसा, किस चैप्टर में ऐसे लिखा? तो किसी चैप्टर में आज तक फेज की बात की है? आपको याद है जेम्स का ऐसे क्वेश्चन नहीं करते थे, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन, एक्सरसाइज 3 का आपका क्वेश्चन भी था, फेज कैसे चेक करते हो, बस जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो टर्म है उसके एंगल, अभी यहाँ तो जीरो ही एक है, हम आगे देखेंगे मतलब कि अगर डिफरेंट होता है तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया ऑब्वियसली कि अगर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पता है तो उसका करंट की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे, रेजिस्टर से डिवाइड करो तो करंट की आरएमएस वैल्यू, मतलब रेजिस्टर वाले केस में तो कोई फर्क नहीं है ना, सब कुछ वैसा ही है एग्जैक्टली। अगर बच्चों मैं इसी बात को ग्राफिकली शो करना चाहूँ करंट और वोल्टेज को, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? सिंपल, जो ग्राफ वोल्टेज का है साइन का, करंट का भी ऐसा ही होगा, बस फर्क क्या है, मैग्नीट्यूड में फर्क है। ये ग्राफ में आई एम अज्यूमिंग r इज ग्रेटर देन 1, तभी ये पीक छोटी बन रही है, अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि पीक ई नॉट से बड़ी होनी चाहिए या छोटी। And of course, the y-axis पे दो separate quantities हैं, one is voltage, one is current. बच्चों जो फेज वाली बात है, मैथमेटिकली फेज कैसे देखते हैं? साइन कॉस के आर्गुमेंट से, है ना?
ग्राफिकली फेज कैसे देखते हैं, मतलब ये जो ग्राफ है इससे कैसे पता चल रहा है कि ये ब्लैक और ब्लू जो कर्व्स हैं दे आर इन फेज। मतलब देखो कि दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम है, इकट्ठे बढ़ रहे हैं, इकट्ठे कम हो रहे हैं, है ना? दोनों का मैक्सिमम इकट्ठे आ रहा है, दोनों का मिनिमम इकट्ठे आ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं। जब क्वांटिटीज में ऐसा होता है कि वो एक साथ बढ़ती है या एक साथ कम होती है, उनको हम कहते हैं इन फेज। बिल्कुल सेम बात मैंने आपको कहीं और बताई थी, फेज चैप्टर में, याद करो। इन फेज क्या था वेव्स में, और उसको हमने समझा भी ऐसे था कि इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठे नीचे जा रहे हैं। स्टैंडिंग वेव्स, दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स, याद करो, वो सारे के सारे इकट्ठे ऊपर जाते थे और इकट्ठे नीचे जाते थे, तो हम होते थे ना इन फेज। बिल्कुल वही वाली चीज है यहाँ। हाँ जी, ऑनलाइन आ गया सर? ओके, तो चलो यहाँ तो चीजें नहीं, बहुत सिंपल की सारा कुछ इन फेज है। हम आगे देखेंगे कि जब फेज में नहीं होगा तो क्या क्या करना होता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो फर्दर आगे बढ़ने के लिए हम एक नई टेक्निक स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, ये टेक्निक अगेन आपको ऐसी हर जगह काम आएगी जहाँ पे आपके पास ये साइन कॉस एक्सेट्रा की टर्म्स होती हैं। इस टेक्निक को बच्चों हम कहते हैं फेजर। ठीक है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको, नाम से पता चल रहा होगा कि हैज गॉट समथिंग टू डू विद समथिंग टू डू विद फेज। ठीक है ना? तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखो तो क्या होता है, अगर मैं एक, जैसे जो हम ऊपर एक्सप्रेशंस लिख रहे थे, हम जनरली इस टाइप के एक्सप्रेशंस लिख रहे थे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस। तो जो हम ऐसा मान लेते हैं कि मतलब हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं उसके लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप एक्सप्रेशन को हमेशा साइन की फॉर्म में लिखो। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली आप साइन की फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा। दूसरी कंडीशन, आप t के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखो। क्या ये भी इंश्योर किया जा सकता है? मतलब अगर अंदर ऐसे लिखा होता फाई माइनस ओमेगा टी, उसको भी आप किसी ना किसी तरीके से एंगल से ऐड सब्ट्रैक्ट करके ऐसा बना सकते थे ना कि टी वाली टर्म पॉजिटिव बन जाए। मैं स्टूडेंट छोड़ पर ही, मतलब अभी आएगा, आगे आप समझ जाओगे कि हम कैसे कर लेते हैं इस चीज को। तो बच्चों एक तरीका तो ऑब्वियसली ये है कि मैं y इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस फाई को मैथमेटिकली निकाल ही सकता हूँ। क्या मैं इसको, अब ध्यान से देखा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि लेट अस से मैं एक xy एक्सिस लेता हूँ। नाउ इमेजिन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a। ठीक है, imagine this rotating in anti-clockwise direction with angular velocity omega। ठीक है, एंड ये सिचुएशन है, ये इंस्टेंट है t इक्वल टू 0, एंड मान लो कि ये एंगल है फाई।
ठीक है, मैंने खुद से ड्रॉ कर दिया ऐसा वेक्टर, ठीक है। इफ यू थिंक केयरफुली, व्हाट इज द y component of this vector? At any t. बताओ at any t, ये तो मैंने t equal to 0 पे बोला है। at any t इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? ओमेगा t प्लस 5। तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा? a sin ओमेगा t। तो बच्चों हम जब भी किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, उसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसका फेजर ड्रॉ करो। फेजर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि आप एक वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है, जिस वेक्टर की लेंथ क्या है? इक्वल टू पीक वैल्यू, करेक्ट। और t इक्वल टू 0 पे क्या एंगल दिखाना है? 5, मतलब इनिशियल फेज कह लो या 5 कह लो। और आपने उसको ऐसे दिखाना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्या आपको ये समझ आ गया कि मैंने क्यों इंसिस्ट किया था कि साइन की लो? ताकि मैं क्या कह रहा हूँ कि y कंपोनेंट है, y equal to a sin omega t plus 5 is equivalent to saying कि we are taking the y component of a vector which is rotating with angular speed omega and whose magnitude is equal to a p1। तो अगर मेरे पास ऐसा एक वेक्टर गिवन होगा, तो अगर मैं इसका किसी भी इंस्टेंट पे y कंपोनेंट लूंगा तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी किसी भी टाइम की। ये बात समझ आती है? राइट बच्चों, इसको ड्रॉ कर रहा है।
ऑब्वियसली अभी नहीं समझ आ रहा था इससे फायदा क्या हुआ, राइट? अभी वो देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? नॉन मेड वालों ने मैं पक्का करे होंगे मैथ्स में। तो मान लो मुझे ऐसी टर्म ऐड करनी है, y इज इक्वल टू नॉन मेड वाले बच्चों मुझे बताओ आप कैसे करोगे इसको मैथ्स में? कर सकते हो इसका? मतलब क्या आप इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई करके एक सिंगल साइन की टर्म बना सकते हो? दिस इज सम ऑफ टू साइन टर्म्स, कैन यू कंबाइन इट टू फॉर्म अ सिंगल टर्म ऑफ साइन? जैसे आप, अगर मैं इसकी सिंपल फॉर्म दूं, आप ये नहीं करते थे a sin ओमेगा t plus b cos ओमेगा t? बोलो भाई, अगर आपको बोला जाए a sin ओमेगा t plus b cos ओमेगा t, क्या करते हो आप? रूट से डिवाइड करके आप उसको एक सिंगल साइन या कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। ऐसे ही क्या आप इसको भी कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई तरीका तो होगा। नहीं, फाइव से तो नहीं होगा भाई, वो तो सिर्फ उसके लिए होता है, मतलब जब 90 डिग्री का फर्क होता है। यहाँ पे सर्व कर सकते हो, कर तो सकते हो ऐसे। इसको ओपन करके और कुछ ना कुछ करके कुछ तो होगा ही, ठीक है? अब हम फेजर्स देखो कैसे अप्लाई करेंगे। मैं मतलब कैसे इसको बना सकता हूँ, अगर आप ध्यान से सोचो, इसको मैं फिजिक्स में ऐसे भी बोल सकता था ना, दिस इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएफ, है ना? अब इसको फेजर से हम कैसे बोलेंगे बच्चों? चलो, अभी इस केस में तो ये बात आसान थी कि पहले ही जो हमारी दो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड है, दोनों ही एक्सप्रेशन साइन में है, और दोनों ही केसेस में जो साइन के साथ टर्म है वो पॉजिटिव, टी के साथ जो टर्म है वो ओमेगा पॉजिटिव ही, राइट? तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहली टर्म का फेजर कैसा बनेगा? मैग्नीट्यूड 3 और उसका एंगल तो 0 ही हो गया इनिशियल एंगल, अगर मैं t इक्वल टू 0 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? जो दूसरी टर्म है बच्चों, उसका फेजर कैसा बनेगा? 4 sin ओमेगा t plus 5/3 कैसा बनेगा? मैग्नीट्यूड 4, एंगल पाई बाय 3। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं। फटाफट मुझे बताना, ये रेड वेक्टर इसका रिजल्टेंट है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है और ये एंगल फाई का बनेगा? फिजिक्स से, मैथ से तो नहीं कर सकते। मतलब अपना वो जो रिजल्ट्स हैं वो लगा लो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। आज टेस्ट करेंगे कि आपने पिछले साल ये करवाया क्या था? इंट्रोड्यूस किया सुपरपोजिशन ऑफ, फर्स्ट में बता दो आंसर की तरह।
ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड आ गया √37 एंड फाई आ रहा है tan इनवर्स टू √3/5। हाँ भाई, सबका आ गया आंसर। तो अब आपके पास बच्चों रिजल्टेंट का फेजर आ गया। आप ध्यान से सोचो उसको वापस मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे फेजर को। अभी तक तो हम मैथमेटिकल फॉर्म से फेजर बना रहे थे, अब फेजर आ गया। ये रेड के करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म क्या बने? √37 साइन एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। अगर मैं आपको ये वाला ब्लैक में लिखा मैंने नीचे, अगर मैं आपको इसको फेजर बनाने को बोलता तो आप ये रेड फेजर ही बनाते ना, फेजर एट t = 0। देखो तो आइडियली आप फेजर किसी भी इंस्टेंट पे बना सकते हो। आप एक बार ये सोचो कि उससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि हम किस इंस्टेंट पे बनाएंगे, क्योंकि सारे फेजर्स सेम अमाउंट से रोटेट करेंगे। तो इट डज नॉट मैटर कि आपने उसको कहां पे बनाया है, रिलेटिव पोजीशंस तो सेम ही रहेंगे। तो कन्वीनियंस किसमें है कि t = 0 पे बना। समझ आ गई? क्या आपको ये समझ आया कि कैसे फेजर्स की हेल्प से हमने उन दोनों को सुपर इंपोज करके या कंबाइन करके एक सिंबल बनाया है ना? प्रैक्टिकली ये बिल्कुल एसएचएम का क्वेश्चन हो गया ना, टू एसएचएम आर कंबाइंड एंड फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम। व्हिच आई एम वेरी श्योर कि आप आज से कर सकते हो। प्लीज ट्राई करना, किसी ना किसी तरीके से तो ये निकलता होगा कुछ करके, जैसे भी इसको टर्म्स को अलग करो या कुछ करो, प्लीज ट्राई की होना चाहिए। बट आप ये तो समझ ही रहे हो कि डेफिनेटली वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ये वाला मेथड जो है बहुत इजी होगा। तो अगर आप ध्यान से सोचो, हमने ये जो किया इसमें अंडरलाइन कांसेप्ट क्या लगाया हमने, मतलब क्या क्या यूज किया वेक्टर्स का। हमने ये कहा है, ध्यान से सोचो, हम ये कह रहे थे कि लेट्स से दिस इज सम वेक्टर a1, दिस इज सम वेक्टर a2, ठीक है। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था a1 वेक्टर के y कंपोनेंट का सम प्लस a2 वेक्टर के y कंपोनेंट का सम। हमने उल्टा किया इस बार। अभी तक तो हम हमेशा ये कहते थे यार कंपोनेंट्स में हो तो काम आसान रहता है कि सेम डायरेक्शन है उसमें ऐड कर दो, काम चल जाता है। यहाँ हमने क्या किया, हमने कहा y कंपोनेंट्स तो पहले ही थे बट यार मुझे ऐड करना नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि a1 प्लस a2 निकाल दो फिगर से और उसका y कंपोनेंट है, isn't it? यही किया ना हमने। ध्यान से देखो सारे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। एंड बच्चों जब हम फिगर बनाते हैं तो अच्छी बात क्या हो जाती है, मान लो 2 की जगह 4 भी होते हैं,
तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कट जाते हैं या कुछ होता है तो काम आसान हो जाता है। मैथ से करने लगते हैं तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। सबको ये बात समझ आ गई कैसे फेजर ड्रॉ करना। एंड एक एग्जांपल लेके मैंने आपको ये दिखा दिया कि कैसे भाई उस फेजर हमारे को मैथमेटिकली हेल्प करता है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ऑनलाइन सबको समझ आ गई बात? तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आपने जब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स में केस किया होगा कि जब ये केस लिखा होगा ना तो आपने कि जब दो एसएचएम्स है उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई है तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है? हम सब कहते थे शॉर्टकट याद रखो बस वेक्टर वाला रिजल्ट है रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस वाला। वो आया कहां से? वो आया तो लीनियर फेजर से ही। क्लियर टू ऑल? तो एक बार डिटेल में लिख लो जो चीजें तो ये नहीं। फेजर का मतलब क्या होता है? रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है? तो मैग्नीट्यूड क्या बन गया? पीक वैल्यू। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ पी। आपको तो ये भी याद होगा हम हमेशा ये कहते थे ना कि जब भी a sin ओमेगा t को ओमेगा की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझ आती थी। ओमेगा की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आप फेजर बनाओ तो उस फेजर की एंगुलर वेलोसिटी है। एंड बच्चों वो बस बाय कन्वेंशन सेट हो गया कि आप साइन के लिए बता दो। ऑब्वियसली आप सारा कुछ cos के लिए भी कर सकते थे फिर हम ये बोल देते कि x कंपोनेंट है तो बस फिक्स हो गया कि चलो साइन के लिए। ठीक है जैसे आपको कह रहा था कि हम जनरली वी प्रेफर टू ड्रॉ द फेजर एट t इक्वल टू। क्लियर? तो ऐसे ये एग्जांपल भी हो जाएगा इसको नोट करने की जरूरत नहीं है सेम किया हमने है ना। एक ये लिख लो बच्चों t की हेल्प तभी होती है हमारे को जब t का कोएफिशिएंट सेम है सब सेम होगा। अदरवाइज क्या होगा सोचो एंगल चेंज होता रहेगा ना। फेजर में हमें रिलेटिव पोजीशन सेम रखनी है सारे वेक्टर्स की। तो इतने सी एक बात लिख लो कि फेजर्स तभी यूजफुल होते हैं जब आपके पास जो अलग अलग टर्म्स हैं उन सबका ओमेगा सेम। तो मतलब इसी के लिए जो आपने लिखा u वाला उसी के नीचे सबको क्लियर हो गया? ओके अब बच्चों आप क्या करो आपके पास जो हमने जो पहले सर्किट बनाया था उस सर्किट के अंदर आपके पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन था और आपके पास करंट का भी एक्सप्रेशन। तो दोनों के फेजर्स ड्रॉ करो और कुछ नहीं करना सिर्फ फेजर ड्रॉ करना। एंड अगेन मतलब t इक्वल टू 0 पे करो।
एक ही लेयर में करना है, ठीक है, दोनों फिगर्स को। चलिए बच्चों, तो भाई यहाँ क्या बन जाएगा, ये थे एक्सप्रेशन, तो बस ऐसे बन जाएगा आपका फिगर, isn't it? फेजर डायग्राम से कैसे पता चल रहा है सेम, तो कोइंसाइड है। तो जैसे ग्राफ से पता चलता था किस तरह से इकट्ठे ऊपर जाना और इकट्ठे नीचे जाना, फेजर डायग्राम से सेम फेज का पता चलता है जब दोनों कोइंसाइड है, दोनों फेजेस। तो मतलब बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचो ना, चाहे ये फेजर डायग्राम बनाओ चाहे वो साइन वाला ग्राफ बनाओ, इंफॉर्मेशन सेम रिप्रेजेंट हो रही है, बस उसका मेथड अलग होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा होगा। इस पे हम जो आगे देखेंगे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो करने होंगे वो इस पे इजी होगा। क्लियर ऑल, सबने बना लिया बच्चों ये फेजर। तो अब बच्चों हमारे पास तीन मेथड हो गए फेज सेट करने, सेम फेज को बताने के तीन मेथड्स हैं हमारे पास। क्या क्या, एक तो मैथमेटिकली, अगर एक का साइन ओमेगा टी है दूसरे का भी साइन ओमेगा टी है, उससे पता चल गया कि सेम फेज है। दूसरा, ग्राफ इकट्ठे ऊपर नीचे हो रहा हो। तीसरा, फेजर कोइंसाइड, है ना। तो ऐसे तीन तरीके से आप पता कर सकते हो कि फेज थे। अंडरस्टूड। ओके, तो बच्चों अब आप देखो, हमने रेजिस्टर इन एसी में के लिए क्या क्या किया, किरचॉफ इलेक्ट्रिक का एक्सप्रेशन लिखा, फिर फेज समझा कि सेम अलग है, फिर उसका ग्राफ बनाया और उसका फेजर बनाया। बिल्कुल वही सारा कुछ अब आप करो कैपेसिटर है। सर्किट में क्या फर्क आएगा, बस इतना कि अब आप रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर ड्रॉ कर दोगे, तो इसके लिए सारा कुछ करने की कोशिश करो। या ऐसा करना, अभी सिर्फ किरचॉफ लिख के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है वहां तक रुको, वहां पे एक दो बातें हमें समझनी है। तो किरचॉफ लिखोगे तो क्यू भी आ जाएगी, या आप उससे आई भी निकाल सकते हो।
स्टेप्स ही हैं। डन। क्या करोगे, क्या बनेगी किरचॉफ? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0, है ना? इससे क्यू आ गया, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे आई कैसे आएगा? डी क्यू बाय डी टी ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा। एक बार यहाँ तक सभी लोग पहुंच जाओ, कोई डाउट है पूछ लो, फिर मैं आपको आगे समझाऊँ। यहाँ तक बच्चों सबको समझ आ गया? प्लीज यस नो करके बता दो मुझे। ओके, अब मुझे ये बताओ बच्चों, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आया इस केस में और जब हम डीसी में कैपेसिटर? उससे भी बड़ा फेज डिफरेंस तो बात की बात है। डीसी में जब हम सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगाते हैं और ये हमने एसी के अंदर एक्सप्रेशन निकाला, क्या सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया? करंट, करंट की टर्म्स में बताओ। डीसी में करंट होता क्या है कैपेसिटर में? तो सीधे हो जाता है ना। कैपेसिटर वाली ब्रांच में स्टेडी स्टेट में हम क्या कहते हैं कि डीसी में तो करंट फ्लो ही नहीं करता, isn't it? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, करंट फ्लो करता है। ये स्टेडी स्टेट के लिए निकाला है। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर एसी के अंदर आपने कैपेसिटर लगा दिया तो आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ जो डीसी में होता था कि t इक्वल टू 0 पे अलग बिहेवियर है और t इक्वल टू इंफिनिटी पे अलग है। यहाँ पे कंटीन्यूअस करंट फ्लो करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों सबको? एंड इनफैक्ट मैं इसको मतलब इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, मतलब इसको मैं लिख दूं एज e नॉट अपॉन xc sin ओमेगा t प्लस pi by 2 where xc is 1 by omega c। तो अगर हम इसको एक्सप्रेशन को देखें तो अगर आप ध्यान से सोचो, एक बार उस टर्म को भूल जाओ pi by 2 वाली। अगर हम पहले वाली टर्म को देखें तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एसी के अंदर कैपेसिटर भी एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है? बस वो जो रेजिस्टेंस है वो आर नहीं है, वो क्या है? XC है, जो 1 by ओमेगा। रोल बिल्कुल सेम है, यहाँ भी करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टर वाले केस में भी करंट फ्लो करेगा। बस यहाँ पे जो एक मतलब सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की, वो क्या है, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको हम डिनोट कर देते हैं XC से, व्हिच इज 1 by ओमेगा। फर्क समझ आया बच्चों? मतलब रेजिस्टेंस है डिफरेंट टाइप, बिल्कुल वो वाली बात नहीं है, सेम रेजिस्टेंस नहीं है एग्जैक्टली, बट मतलब बिहेवियर वैसा ही है ना। अब मुझे बच्चों ये बताओ, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस में क्या फर्क दिख रहा है? दो फर्क दिखने चाहिए। एक फर्क तो ये है कि रेजिस्टर फेज चेंज नहीं करता, कैपेसिटर फेज चेंज करता है। ठीक है, ये सबको समझ आया? अच्छा एक बात तो सबसे ये बताओ, मैंने इसको cos ओमेगा t को
ऐसे ही क्यों लिखा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसको मैं पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी क्यों लिख सकता था, ओमेगा टी को प्लस में रखते है ना। हाँ जी, तो एक फर्क तो हमें समझ आ गया कि रेजिस्टर कोई फेज चेंज नहीं करता था करंट का, कैपेसिटर जो है वो करंट का फेज चेंज कर देता। आई बात समझ। दूसरा डिफरेंस बताओ। लुक एट द एक्सप्रेशंस केयरफुली, आपके सामने ही आंसर। हाँ, जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है आर, वो एक कांस्टेंट है ना, लेकिन जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, तो हमने एक्सी बोला, वो सी पे तो डिपेंडेंट है जो कि फिक्स्ड है, लेकिन वो साथ ही साथ ओमेगा पे भी डिपेंडेंट है। मतलब डिफरेंट एसी सर्किट्स में जो कैपेसिटर है वो डिफरेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे अगर वहां पे ओमेगा डिफरेंट है। क्या ये बात समझ आ गई? तो मतलब अनलाइक डीसी, मैं फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, एसी सर्किट में अगर आप कैपेसिटर लगा देते हो तो करंट फ्लो करता रहेगा, बस फर्क ये है कि जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है उसकी फॉर्म अलग है, कुछ एक्सी है वो, और वो फेज चेंज भी करता है। Get all? तो जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम रेजिस्टर, हम इसको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं बोलते बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, काम ये रेजिस्टेंस वाले कर रही है, बट क्योंकि थोड़ा सा अलग है, फेज चेंज करती है, इसलिए हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, नोन एज रिएक्टेंस। एंड वी कैन सी कि ये जो रिएक्टेंस है दिस डिपेंड्स ऑन ओमेगा। तो इस केस में करंट और वोल्टेज में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ गया बच्चों। एंड बच्चों यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 2 फेज डिफरेंस ऐसे नहीं याद रखना, ये भी याद रखना है, बताओ किसका फेज ज्यादा है किसका कम है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है करंट का ज्यादा है ना, मतलब आपको एग्जैक्टली बताना चाहिए कि फेज ऑफ करंट माइनस फेज ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू पाई बाय। आगे आएगा वो, डोंट वरी। ठीक है, इसको वजह ऐसे बोल देते हैं हम, मतलब कि ये दिखाने के लिए कि कैपेसिटर आगे है, वी विल कॉल इट एज कि करंट लीड्स वोल्टेज। करंट का फेज ज्यादा है, लेट ऑन। ऑनलाइन क्लियर? ओके, ग्राफ बना दो करंट और वोल्टेज का।
आसान है बच्चों, है ना। एक साइन का ग्राफ है, एक कॉस का ग्राफ। अगेन दिस ग्राफ इज assuming x is greater than y। तो एक इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ को देखकर कैसे पता चलता है, जैसे मतलब आपको एक ब्लैक ग्राफ दिया होता है, एक रेड दिया होता है, कि कौन से वाला ग्राफ लीड कर रहा है, कौन सा वाला t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे जिसकी हायर वैल्यू वो लीड कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े आते हैं। ग्राफ दिए हुए हैं आपको, मतलब फेज डिफरेंस तो बताना ही हो सकता है, साथ में ये भी बताना हो सकता है कि कौन आगे है, कौन लीड कर रहा है। कैसे बताओगे? जिसकी t इक्वल टू 0 पे हायर वैल्यू। अंडरस्टूड? फेजर बना दो करंट और वोल्टेज। क्या होगा? वोल्टेज का फेजर कैसा होगा? एक्स एक्सिस पे। करंट का फेजर कैसा होगा? तो क्लियरली यहाँ तो एंगल से आपको पता चल ही रहा है। यहाँ पे आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा आगे है, कौन सा पीछे? जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे होगा, क्योंकि हम सारा कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से बना रहे हैं। समझ आ गया? ओके, तो बच्चों एक बात और जो हम ऐड कर सकते हैं, जो हमने कैपेसिटर की रेजिस्टेंस देखी थी या रिएक्टेंस देखी थी, ठीक है, इससे देखो क्या बातें समझ आती हैं हमें। बच्चों अगर डीसी करंट होता है उसके लिए ओमेगा क्या होता है? जीरो। डीसी में तो करंट के जो साइकिल्स बन ही नहीं रहे ना, तो ओमेगा इज जीरो, इंप्लाइज एक्सी क्या हो गया? इंफिनिटी। डज इट मेक सेंस? यस।
डीसी में हम क्या कहते थे, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है स्टेडी स्टेट, ब्रोकन वायर इज एज गुड एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, है ना। तो ये बात उससे कंसिस्टेंट है, राइट। दूसरी बात बच्चों, ओमेगा क्लियरली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर क्या करेगा, उनको मतलब कम रेजिस्टेंस देगा, कम ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है मतलब एफ ज्यादा है तो मतलब ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है तो मतलब एक्सी कम हो गया। तो कहना इसे कि जो कैपेसिटर है इट प्रोवाइड्स लेस रिएक्टेंस कह लो या समझने के लिए रेजिस्टेंस कह लो, एक ही बात है, टू हाई फ्रीक्वेंसीज एंड लो रिएक्टेंस टू स्मॉल फ्रीक्वेंसीज। क्या ये बात समझ आती है? बताओ, उल्टा बोल देगा। हाई रिएक्टेंस टू स्मॉल फ्रीक्वेंसीज। बच्चों इसके लिए ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कैपेसिटर का एक और नाम भी होता है सर्किट्स में, इसको हम बोलते हैं एज हाई पास फिल्टर। सोच सकते हैं नाम क्यों डरा, ये एक ऐसा फिल्टर है जो अपने थ्रू हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करने देता है, लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है क्योंकि वो उनको ज्यादा रेजिस्टेंस। आई बात समझ सकते हो? ऑनलाइन क्लियर सर? ओके, बच्चों होमवर्क क्या है, जितना कुछ हमने कैपेसिटर के लिए लिखा एग्जैक्टली सारा कुछ आप इंडक्टर के लिए लिखो, सारा कुछ क्या लैग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन से टाइप का वो फिल्टर बनेगा, डीसी का बिहेवियर, ठीक है। ये इंडक्टर इन एसी इज योर होमवर्क along with exercise 01 का ए और बी पार्ट्स, ठीक है। तो डिस्कशन क्लास जो है हमारी इसकी थी, वो मैग्नेटिज्म वाले पोस्टर, है ना। हाँ, मैं वो मैसेज करता हूँ आपको रात को, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय।